हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं क्या दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका जो पहला क्वेश्चन है नर जनन तंत्र की संरचना। तो हम नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में जाने कि उस नर जनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी उन पार्टों का नाम लिख सकते हैं और चित्र के माध्यम से भी आप थ्योरी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस संरचना में 2 वृषण, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्र मार्ग तथा शिशन होता है। तो आइए अब हम चित्र के माध्यम भी जानेंगे कि इसके कौन से पार्ट हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं ऊपर की ओर की जो रचना है वो कहलाता है शुक्राशय। शुक्राशय के जस्ट बाजू में आप थैलीनुमा संरचना देख रहे हैं वो कहलाता है मूत्राशय। मूत्राशय के नीचे की ओर जो ग्रंथि कहलाती है वो कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की ओर हम आ जाते हैं तो वो कहलाता है शिशन। शिशन से जुड़ी हुई नली जो रहती है वो कहलाता है मूत्र मार्ग। जब हम शिशन के नीचे की ओर का पार्ट देखते हैं तो वो कहलाता है वृषण। और वृषण से जुड़ी हुई जो नलिका है वो नलिका ऊपर की ओर जो दिखाई देती है वो कहलाती है शुक्रवाहिनी। तो ये जो तंत्र है वो है नर जनन तंत्र। अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि युग्मनज से आप क्या समझते हैं? तो परिपक्व शुक्राणु और अंडाणु, मतलब यहाँ शुक्राणु नर के द्वारा प्राप्त किया, अंडाणु जो है वो स्त्री से प्राप्त किया। तो जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो जिस रचना का निर्माण होता है उसे कहते हैं युग्मनज। तो आप ये याद रखना है, शुक्राणु और अंडाणु के मिक्स होने की क्रिया, मिश्रण होने की जो क्रिया है वो कहलाती है युग्मनज, या वही युग्मनज का निर्माण होता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है वर्षा होते समय या वर्षा होने के समय मक्का के परागण की क्रिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो मक्का का जो प्लांट है उसमें आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है। ये क्या करता है, आनुवांशिक गुणों के ना होने के कारण, विभिन्नता ना होने के कारण क्या होता है, वातावरण को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, यानी वातावरण में अनुकूलित होने के लिए वो सक्षम नहीं होता है, जिस कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव जो होते हैं उनको नहीं झेल पाते। ऐसे पौधे पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता कैसी होती है, कम होती है। तो आप याद रखिए वर्षा होने के समय जो मक्का के परागण की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। अगला प्रश्न बोलता है मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण के निम्नलिखित कार्य हैं। क्या कार्य करते हैं? पहला कार्य बोलता है वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो लैंगिक जनन क्रिया में सहायक होते हैं, जिससे एक से दूसरी पीढ़ी बनती है। तो आपको याद रखना है ये शुक्राणु का कार्य है। दूसरा बोलता है वृषण में उत्पन्न हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए नर हार्मोन्स क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन्स कहलाता है। मानव शरीर में यह द्वितीयक जनन लक्षणों को क्या करता है, स्थापित करता है। अगला प्रश्न आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कार्पस ल्यूटियम। तो यह है एक स्त्री में पाए जाने वाला स्रावित करने वाला हार्मोन्स होता है जो है प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है जो गर्भाशय की दीवार को काफ़ी मोटा करता है और गर्भधारण में क्या करता है, मदद करता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन के स्त्रवण में सहायक होता है। अगला प्रश्न बोलता है पौधों में लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो याद रखिए पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्तरदायी है। अगर पुष्प नहीं होगा तो पौधों में लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि परागकण की क्रिया होती है। परागकण के द्वारा पराग जो है वो पराग नलिका से होते हुए अंडाशय में जाते हैं। निषेचन के पश्चात जो है पुष्प में जो आगे की क्रिया होती है।
तो पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्तरदायी होता है, अतः पुष्प के 4 भाग होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें है नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं, उसमें पुषंग लिखा है, पुमंग है, तथा मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। तो सारे बच्चे जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें सुधार लेंगे, वहाँ पुमंग कर लेंगे और जायांग कहते हैं। अब हम जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा जो प्लांट है, हम जानते हैं उस हाइड्रा प्लांट में उसकी जो बॉडी है, उसकी जो काया है, उसमें से उभार उत्पन्न होता है। आइए हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। आप चित्र देखिए, हाइड्रा के प्लांट में उभार उत्पन्न होकर एक छोटा सा शाखाओं युक्त प्लांट के समान जो है संतति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो उभार व बल्ब के समान जब उभार होता है, जब ये ग्रोथ करके जो एक नया प्लांट बनाता है, उसे कहते हैं संतति हाइड्रा। और ये जब उसमें केंद्रक का विभाजन हो जाता है और केंद्रक जब उस संतति हाइड्रा में पहुंच जाता है तो एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है, जो एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये जो नए संतति की जो बनने की प्रक्रिया है वो कहलाती है मुकुलन। तो आप याद रखिए, हाइड्रा में जो उभार उत्पन्न हुआ, जिसे हम बड या कलिका कहते हैं, और उस उभार के द्वारा जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तो नई संतति बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। और मुकुलन की प्रक्रिया याद रखिए हाइड्रा में पाई जाती है। तो आपको लिखना है कि मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है। अतः इस प्रक्रिया में जीव के शरीर के एक भाग में एक से अधिक कंद रूपी उभार निकलता है, जिसे हम बड कहते हैं। उसके बाद जनक कोश का केंद्रक मुकुल में पहुंचता है और केंद्रक युक्त मुकुल जनक के शरीर से विलग हो जाता है, शरीर से अलग हो जाता है और एक नई संतति का निर्माण करता है। तो ये हुआ मुकुलन। तो आपको चित्र सहित करना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कायिक प्रवर्धन। तो आपको याद रखना है, कायिक का मतलब होता है काया मतलब भुजा। जब प्लांट के जड़, तना, पत्ती, इन भागों से एक नया प्लांट बनता है। तो आप देख ही रहे हैं, कायिक पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्षी भाग का मतलब होता है जड़, तना, पत्ती। विलग मतलब अलग, अलग होकर परिवर्धित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं, तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आप याद रखिए, गुलाब, आलू, ब्रायोफिल्लम यानी पत्थर चट्टा जो पत्तियां होती हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। आप देख रहे हैं ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती है और आलू है। इन प्लांटों में ये कोई भी जो काय भाग है या पत्ती या इनसे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये इनमें अलग क्षमता पाई जाती है। ऐसे सभी प्लांटों में ये क्षमता नहीं होती है। इन्हीं प्लांटों में काया से एक नया प्लांट बनाने की क्षमता होती है। जैसे हम देखें, गुलाब है, यदि गुलाब के प्लांट से किसी शाखा को काटकर उसे गमले में या मिट्टी में रोपित कर देते हैं तो एक नया प्लांट बन जाता है। या हम पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्लम में देखें तो उसकी पत्तियां अगर गमले में गिर जाती हैं तो उसकी आर्च से नए प्लांट विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप ये याद रखिए, यही प्रक्रिया कहलाती है कायिक प्रवर्धन। अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर नाम दिया है अंडवाहिनी। तो आप साइड में जो देख रहे हैं एक फिंगर के समान जो संरचना है वो कहलाती है अंडवाहिनी। और बीच की ओर जो देख रहे हैं उसी से जुड़ा आप देख रहे हैं उसके मध्य में अंडाशय, और अंडाशय के बीच में जो ट्रायंगल शेप में है वो कहलाता है गर्भाशय। गर्भाशय के निचले ओर मुड़ावदार जो रचना है वो कहलाती है ग्रीवा। ग्रीवा से निचला जो भाग होता है वो कहलाती है योनि। तो आपको मादा जनन तंत्र के चित्र में इतना ही बताना है और इतने ही नाम लिखने हैं। तो ये चीज़ें
याद रखेंगे। अब हम जानेंगे कि बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है वो पराग के अंकुरण में, तो आपको वो किस तरह से बताना है। तो देखिए, पराग के अंकुरण में परागकण को जो अंकुरण होता है वो परागकण के अंकुरण में आपको ऊपर बताना है 2 परागकण हैं। परागकण के नीचे का जो भाग है वो जो आप देख रहे हैं वो कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से जुड़ा हुआ एक नली नुमा रचना है वो कहलाता है नर पुतंतु। अब आगे की ओर नीचे की ओर आ जाते हैं, जो उभार वाला जो भाग है वो कहलाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर वाला जो भाग है वो कहलाता है मादा युग्मक। उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी जब परागकण का अंकुरण होने के पश्चात एक नली जैसी रचना बनती है और यह परागकण जब अंडाशय में पहुंच जाता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो परागकण का अंकुरण होना आवश्यक है। तो ये हुआ हमारा परागकण का अंकुरण। अब हम जानने वाले हैं वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट स्वपरागण और परपरागण। तो पहला अंतर क्या बताता है ये जानेंगे हम। पहला अंतर बताता है कि ये जो स्वपरागण की क्रिया है वो क्या है, मादा और नर दोनों जनन अंग जब एक ही प्लांट में हों तो वो प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। और परपरागण के लिए क्या होते हैं, इस क्रिया में 2 अलग अलग पौधों के जननांग सम्मिलित होते हैं। जब 2 अलग अलग प्लांट हुए तो उसमें कहलाता है वो परपरागण। स्वपरागण की क्रिया में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, पर हम परपरागण में देखते हैं कि इस क्रिया में द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों पुष्प हो सकते हैं। इसके पुष्प गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। इसके पुष्प सुगंध युक्त एवं आकर्षक होते हैं। तो आप याद रखना, स्वपरागण की क्रिया के कारण क्या होते हैं, इसके जो पुष्प होते हैं वो गंधहीन होते हैं और मकरंदहीन होते हैं। पर हम परपरागण में देखते हैं कि जो इसके पुष्प होते हैं वो सुगंध युक्त और आकर्षक होते हैं। अब हम जानेंगे अगला अंतर। अगला अंतर कहता है स्वपरागण और परपरागण में किसी स्वपरागण में अगर देखते हैं तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जो क्रिया हो रही है वो उसी पौधे में ही हो रही है, उसी पुष्प में हो रही है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पर हम परपरागण में देखते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है वो वायु जल कीट माध्यम के द्वारा संपन्न होती है। अब हम स्वपरागण में देखें तो इनके जो पुष्प में है मकरंद उत्पन्न नहीं होता, और हम परपरागण में देखते हैं तो इनके पुष्पों में मकरंद उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है। तो हमने जाना स्वपरागण और परपरागण की क्रिया में अंतर। आपको ये याद रखना है कि ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। अब हम जानेंगे पुष्प की रचना को, पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है। आप उसकी रचना को देखकर ही उसका वर्णन कर सकते हैं। अब हम जान रहे हैं पुष्प की संरचना। आप देखिए, पुष्प में हर एक पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऊपर की ओर जो देख रहे हैं संरचना वो कहलाती है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का नीचे का जो पोर्शन है वो कहलाता है वर्तिका। वर्तिका के नीचे जो दिख रहा है वो कहलाता है अंडाशय। तो आप 3 ये अलग ही नाम दिखाई दे रहे हैं। ये जो पार्ट है वो पार्ट जो वर्णन कर रहा है वो स्त्री केशर का पार्ट है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो पार्ट होता है ये स्त्री केशर जो है वो 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब हम आगे की ओर देख रहे हैं परागकोश और पुतंतु, परागकोश और पुतंतु आपस में मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। निचली ओर देख रहे हैं हम, जो संरचना दिखाई दे रही है वो है पंखुड़ी,
जो जिसे हम बोल रहे हैं वो कलरफुल पार्ट होता है। इसी को देखकर जो कीट है वो आकर्षित होता है। तो नीचे की ओर जो देख रहे हैं वो बाह्यदल या बाह्यदल पुंज कहलाता है। बाह्यदल पुंज के नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन के जस्ट नीचे जुड़ा है डंठल, जिसको जैसे दिखाई देता है वो पुष्प व्रंत कहलाता है। तो याद रखना है आपको, पुष्प की रचना 4 भागों में बनी होती है, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो यही है पुष्प की रचना। आप जब प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन होगा। तो आपको ये याद रखना है, आपका ये इस चैप्टर में इतना पोर्शन वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो सारे बच्चों को लिखकर बहुत अच्छे से चित्र सहित तैयार करना है। अगली वीडियोस में हम फिर मिलते हैं। तो सारे बच्चे लिखकर तैयार करेंगे। तो आज के वीडियोस के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।